अब हम इस वीडियो में बात करेंगे बक्सर के युद्ध के बारे में। ठीक है, अब एक शीर्षक दो लिखो, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध। ठीक है, बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764। अक्टूबर 1764। एक तरफ है ईस्ट इंडिया कंपनी, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहा है हेक्टर मुनरो। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो। ठीक है, दूसरी तरफ है भारत के राज्य में बंगाल, बंगाल से है मीर कासिम। ठीक है, अवध के शासक हैं सुजाउद्दौला। ठीक है, सुजाउद्दौला। मीर कासिम अवध के शासक हैं सुजाउद्दौला, और मुगल बादशाह इस समय है शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय। ठीक है, तो एक तरफ अंग्रेजों की सेना है और एक तरफ 3 भारतीय राज्यों की सेना। इसमें मेन जो था अवध था, कुछ हद तक मीर कासिम भी था। मीर कासिम लड़ने से पहले कमजोर हो चुका था। मुगलों के पास कोई बड़ी सेना नहीं थी, तब मुगलों के नाम का बड़ा महत्व था, मुगल नाम का ही बड़ा महत्व रहा है। ठीक है, तो ये बक्सर का युद्ध होता है। बक्सर बिहार में पड़ता है। ठीक है, यूपी बिहार के बॉर्डर पर है बक्सर, और इसमें अंग्रेजों की जीत होती है। ठीक है, तो फिर एक बार हम देखेंगे कि बक्सर युद्ध के लिए कौन से कारक जिम्मेवार थे। ठीक है, 4-5 पॉइंट्स हैं इसमें, हम उसको देखेंगे। फिर पहला पॉइंट होगा अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। हम देखेंगे कि कैसे अंग्रेजों की क्या महत्वाकांक्षा थी, क्या वजह था युद्ध के कारण का। ठीक है, 4-5 कारण इसमें होंगे। अब लिखो, पलासी की लड़ाई, इसी को लिख लो थोड़ा सा। पलासी की लड़ाई तथा तृतीय कर्नाटक युद्ध में, तृतीय कर्नाटक युद्ध में सफलता से अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा बढ़ी। प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक स्थिति में बंगाल पर प्रत्येक स्थिति में बंगाल पर नियंत्रण को सशक्त बनाए रखना चाहते थे, मजबूत बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, तो अब एक तो इनका है कि मुझे छोड़ना नहीं है बंगाल को। अगला पॉइंट देखो, मीर कासिम की महत्वाकांक्षा। देखो, मीर कासिम की यह सोच थी, मीर कासिम की यह सोच थी अंग्रेजों के साथ की गई संधि का पालन करते हुए, अंग्रेजों के साथ साथ की गई संधि का पालन करते हुए एक संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करना है। एक संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करना है। संप्रभु शासक के तौर पर कार्य करना है। अतः दोनों की महत्वाकांक्षा युद्ध का महत्व का कारण बनी। युद्ध का महत्वपूर्ण कारण बनी। तीसरा पॉइंट लिखो, मीर कासिम के कार्य।
मीर कासिम के कार्य लिखो। कासिम के कुछ कार्यों से अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक था। कासिम के कुछ कार्यों से अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक था। जैसे कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को राजधानी बनाया। मुर्शिदाबाद समुद्र के नज़दीक पड़ता है और मुंगेर बिहार में पड़ता है, दक्षिणी बिहार में, थोड़ा अंदरूनी इलाका भी हो गया। तो वो अंग्रेजों के प्रभाव से बाहर निकलना चाहता था। तटवर्ती इलाकों में कैपिटल होगा तो अंग्रेजों का उस पर प्रभाव ज़्यादा होगा, तो मुर्शिदाबाद के ज़्यादा उसने मुंगेर को राजधानी बनाया। कॉमल देकर देखो। मुंगेर में तोप एवं बंदूक बनाने का कारखाना लगाया। लिखो। बंगाल की आर्थिक स्थिति में या राज्य की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए भी कुछ उपाय किए। अब ये क्या कर रहा है? पैसा बेस बढ़ा रहा है, बंदूक तोप बढ़ा रहा है, कैपिटल शिफ्ट कर रहा है। और जो अंग्रेज समर्थक हैं जो इसकी बात नहीं मानते हैं, जैसे एक दो अधिकारी थे, जैसे एक राम नारायण जी थे, है ना, वो बात नहीं सुनते थे, वो अंग्रेजों के बड़े समर्थक थे। अंग्रेजों की कृपा के बावजूद मीर कासिम ने उसे मार डाला। तो मीर कासिम ये मैसेज दे रहा है कि भाई मैं संप्रभु हूँ, आपको वादा किया हमने क्षेत्र दे दिया, आपसे जो वादा किया मैंने पैसे दे दिए आपको। तो एक संप्रभु शासक के हैसियत से वो कुछ कार्य कर रहा है, तो अंग्रेजों का चिंतित होना स्वाभाविक था। ठीक है, तो टैक्स वगैरह बढ़ा दिया उसने ताकि पैसे होंगे तो हम बेहतर तरीके से हम सेना और संसाधनों पर खर्च कर सकते हैं। ठीक है, चौथा पॉइंट लिखें। 1717 के फरमान को लेकर तनाव। प्लासी की तरह ये भी एक कारण था, यहाँ पे लिखें। प्लासी की तरह बक्सर के युद्ध का भी यह एक महत्वपूर्ण कारण था। प्लासी की तरह बक्सर के युद्ध का भी एक महत्वपूर्ण कारण था। लिखो। कंपनी के कर्मचारियों के द्वारा अवैध तरीके से भारतीय व्यापारियों को दस्तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी, यानी पास दस्तक की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही थी। ठीक है, उपलब्ध कराई जा रही थी। इससे नवाब को आर्थिक क्षति हो रही थी। इस मुद्दे पर कंपनी से बातचीत हुई, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो पाया।
ठीक है, तो वो दस्तक फिर आ गया यहाँ पे। कंपनी को तो दे दिया गया था, कर्मचारी हो कंपनी के नाम पर ट्रेड हो। तो कंपनी के लोग क्या करते थे कि भारतीय व्यापारियों को भी तुम कर क्यों दोगे, 2 रुपये तुम हमें दे दो, 10 रुपये उसको क्यों दोगे, तो ये पेपर तुम दिखा देना, तुम्हें कर देने की जरूरत नहीं है। इस मुद्दे को लेकर के टकराव होगा। अगला पॉइंट लिखें, इसी में लिखना अगला पॉइंट। अंततः मीर कासिम ने मीर कासिम ने भारतीय व्यापारियों को भी कर मुक्त व्यापार की छूट प्रदान की। कर मुक्त व्यापार की छूट प्रदान की। ठीक है, मीर कासिम ने कहा कि जब पैसा हमें मिल ही नहीं रहा है तो हमारे व्यापारी भी अब कर नहीं देंगे। ठीक है, क्योंकि संप्रभु शासक के तौर पे काम कर रहे हैं, इसी में लिखें। कासिम की इस निर्णय का अंग्रेजों ने विरोध किया। कासिम के इस निर्णय का अंग्रेजों ने विरोध किया और इसी के साथ 1763 में कंपनी एवं कासिम के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। कंपनी एवं कासिम के मध्य संघर्ष की शुरुआत हुई। ब्रैकेट में लिख लेना, 1763 में मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया। 1763 में मीर जाफर को पुनः नवाब बनाया गया। ठीक है, यानी जब मीर कासिम से संघर्ष शुरू हुआ तो पटना के एक अधिकारी था एलिस, उसने मीर कासिम के कुछ प्रशासनिक जो प्रतिष्ठान थे उसने आक्रमण किया। तो मीर कासिम ने जबरदस्त प्रतिक्रिया दिखाई और कुछ अंग्रेजों को बंदी बना दिया, कुछ अंग्रेजों को सजा भी दी। तो इसी के लिए फिर संघर्ष शुरू हो गया और मीर कासिम को भागना पड़ा वहां से। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया। फिर मीर कासिम ने सुजाउद्दौला से मदद मांगी अपनी सेना के साथ। फिर ये गठबंधन बना तो ये गठबंधन एक बार ऐसा लगेगा कि राजनीतिक एकता दिखाई जा रही है, कुछ हद तक दिखाई जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि शाह आलम का कोई महत्व नहीं है इसमें, सुजाउद्दौला को सबसे पावरफुल है, ये अपने फायदे के लिए कि सीमावर्ती इलाका और कुछ पैसा जो खर्च वगैरह होंगे अच्छा खासा मिल जाएगा। बस मीर कासिम को अपना राज्य चाहिए था, उसने मदद मांगी। अच्छी कोशिश ज़रूर है, बस ऐसे अपवाद स्वरूप ही कोशिश हो रहे हैं। ठीक है, तो जब बक्सर का युद्ध हुआ उस समय भी बंगाल का नवाब मीर जाफर था, इसलिए हमने ब्रैकेट में लिखवा दिया। ऑब्जेक्टिव सवाल में कभी कभी जो इस तरह के होते हैं क्वेश्चंस क्रिएट कर लिए जाते हैं। अभी क्लास खत्म होगी फिर आप कमेंट करिएगा। ठीक है, आप हमें पर्सनली मैसेज कर लीजिएगा, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है हम सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, जितने भी लोगों को नोट्स नहीं मिला है आप सब एक बार मुझे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपको हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ये इस युद्ध में अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, कासिम की महत्वाकांक्षा है ना, कासिम के कुछ कार्य, ठीक है, और ये दस्तक फरमान, ये सारी चीज़ें एक महत्वपूर्ण कारण बनी युद्ध का। 1717 के फरमान को लेकर विवाद और फिर इसी मुद्दे को लेकर टकराव और युद्ध की शुरुआत हुई। एक तरफ हेक्टर मुनरो है, दूसरी तरफ ये 3 योद्धा। ठीक है, युद्ध में भारतीय राज्यों की हार होती है, फिर अलग अलग इनसे संधियां की जाएंगी। ठीक है, तो यहां मैं अलग से आपको हार के कारण की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ठीक है, जरूरत नहीं है उसकी। ठीक है, अब यहां तक हो गया युद्ध बक्सर का, इसलिए डेट वेट के साथ सब कुछ पहले लिखवा दिया ताकि आपको ध्यान रह जाए। अब आगे आप लिखो युद्ध के पश्चात की गई संधियां।
युद्ध के पश्चात की गई संधियां, ये इम्पोर्टेंट है। और इन संधियों का उल्लेख आपके बिपिन चंद्रा वाली किताब में भी है। ठीक है, तो आप हमें ध्यान देने हैं किताब के अंदर जो जो फैक्ट्स होते हैं, थोड़ा उस पर ध्यान देना होता है। एक बात मैंने आपको समझाई है, आपको ध्यान होगा कि यूपीएससी के सवाल अंग्रेजी की किताबों से, लोकप्रिय किताबों से बनाए जाते हैं। ठीक है, कोई भी सवाल पूछा जाता है जो किसी न किसी किताब से उठाया जाता है उसको। सारे सवाल तो पकड़ में नहीं आते हैं और पीटी की ज़रूरत भी नहीं होती है सारे सवालों की। लेकिन हाँ, हम जिस किताब को पढ़ते हैं, ये नियम ये कहता है कि यदि कोई अच्छी किताब, अच्छे नोट्स बताए जाएं तो आप 10-20 चीज़ों को पढ़ने की तुलना में आप 10-20-30 बार एक ही चीज़ को बार बार पढ़िए आप। ये भी एक सजेशन है। अभी आप सीखोगे तो अच्छी बात है, वरना कल ये आपका अनुभव हो जाएगा। जब बार बार फंसोगे तो आपको लगेगा कि ये मैं बेकार फैलता रहता हूँ, मुझे एक ही चीज़ को बार बार पढ़नी चाहिए। संतोष नहीं मिलेगा, कुछ ना कुछ मिसिंग होगी किताब में। फिर भी संयम रख के उसको बार बार पढ़िए तो आपको लाभ अधिक मिलेगा। कोई भी टॉपर्स वगैरह से आप मिलेंगे तो यदि कोई जेन्युइन सजेशन देखे तो ये आपको ज़रूर बताएगा कि फाइनल नोट्स बना लो, एक ही सोर्स को बार बार पढ़ो। जितनी बातें ध्यान रह जाएंगी ना, क्योंकि देखो पहले दिन क्या होता है ना कि पहला जब पेपर होता है तो इसमें इतिहास पूरा, मॉडर्न इंडिया, भूगोल और सामाजिक मुद्दे, मॉडर्न इंडिया, विश्व इतिहास और संस्कृति। 3 घंटे में छात्र की ऊर्जा इतनी ड्रेन हो जाती है कि उसको ये भी नहीं याद रहता कि कौन सा टॉपिक कब कैसे पढ़ा था वो। ठीक है, तो अंतिम रणनीति एग्जाम को देख करके जो फेस करता है, ठीक है, तो हम लोग उसी के लिए ट्रेंड करते रहते हैं आपको कि भाई कितना आप कैसे करें कि आप एक बैलेंस बना पाए अपनी तैयारी में। आप अभी जैसे आप पॉलिटी की क्लास हो रही है, हिस्ट्री की क्लास हो रही है, और भी पार्ट्स हो रहे हैं आपके, तो आप इस तरह से पढ़िए आप ना कि आप जितनी भी आपके पार्ट्स की तैयारी हो, जैसे मॉडर्न इंडिया कंप्लीट हो जाएगा, कंफर्म है आपका, तो मॉडर्न इंडिया से जो आपको सवाल आए और जो मैंने आपको सिखाया पढ़ाया, दोनों के बीच क्या रिलेशन था और आप कितना कंफर्ट महसूस कर पा रहे हैं, कहाँ कहाँ चुनौतियाँ आ रही हैं। ठीक है, तैयारी का आकलन ऐसे किया जाता है। और एक क्वेश्चंस को लगभग 8-7 मिनट में लिखना होता है एग्ज़ाम में आपको। तो क्या प्रश्न को देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि आप भी रिस्पॉन्ड दे सकते हैं उसके ऊपर? अभी आपको पढ़ाया जा रहा है, जैसे पॉलिटी की क्लासेस चल रहा है, ज़रूर से ज़रूर आपको अभी आगे और भी क्लासेस लगेंगी, जो भी पार्ट टीचर आएंगे उसमें जितना भी पार्ट हो, पीटी तो अभी आगे है। पहले जो है ये आपका जो सिस्टम चल रहा है ये है, आप एक बार ज़रूर देखिए जो पढ़ाया जा रहा है, जो नोट्स दिए जा रहे हैं, उसकी कितनी उपयोगिता है और कितना इस पे काम करने की ज़रूरत है। आ रही है बात समझ में सभी को? तभी रियल आपको पता चल पाता है। पुराने सवालों को तो सॉल्व करा ही देता है टीचर पढ़ाने के साथ साथ, चलो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सिचुएशन हमेशा एग्जाम में नया होगा तो पुराने सवालों से कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब सॉल्व करते हैं तो। जैसे 18वीं सदी से जो भारत था विखंडित राज्य की छाया से ग्रस्त था, जब ये बात बोलना शुरू किया किसी ने, तब भी मुझे ऐसा लगा कि जिस किसी ने कमेंट किया था कि हाँ चलो ठीक है क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, तो अच्छा लगा कि हाँ चलो मेंस का क्वेश्चन पेपर आपने पढ़ना शुरू कर दिया है। ठीक है, तो पढ़ते पढ़ते जब टॉपिक पूरा पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चंस को भी पूरा लेंगे, इसका मतलब क्या था, कैसे हैंडल करना था। ठीक है, बट आप शुरू ऐसे ही होता है। अब युद्ध के पश्चात की संधियां, इसमें हम अलग अलग बात करेंगे। एक है मुगल शासक से इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद में 2 संधि की गई थी, एक अवध के साथ भी इलाहाबाद की संधि की गई, और बंगाल के शासक से भी। उस समय शासक जब संधि की गई तब नजमुद्दौला नवाब थे, याद रहे ना रहे फर्क नहीं पड़ता है। बंगाल के नवाब से भी 1765 में एक संधि की गई, इसका नाम नहीं दिया गया किताबों में। तो तीनों शक्तियों से संधि की गई। एक एक करके थोड़े प्रावधानों को लिखते हैं आप। लिखिए आप, पहला मुगलों के साथ इलाहाबाद की संधि, मुगलों के साथ इलाहाबाद की संधि।
इसमें पहला पॉइंट लिखो, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन, मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन तथा कड़ा, कभी कभी किताब में कोरा भी मिल जाएगा, तथा कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र दिया गया, इलाहाबाद का क्षेत्र दिया गया। हार तो था ही, मुगलों को अंग्रेजों ने थोड़ा सा बचा कर रखा क्योंकि उनका सिंबॉलिक महत्व था। तो ये दो क्षेत्र की, ये इलाहाबाद और ये, कि भाई इनको रहने के लिए जगह दी गई, और हराने के बाद भी अंग्रेज दे रहे हैं तो कुछ लेने के लिए दे रहे हैं। किसी पराजित शक्ति से तो वो लेते हैं, बट मुगलों को उन्होंने दिया और उसके बदले में बड़ा अधिकार मुगलों से लिया। अंग्रेज कोई भी काम करते थे तो कागज पे करते थे। ब्रिटेन का जो सिस्टम था वो रूल ऑफ लॉ का सिस्टम था, हर चीज ऑन पेपर सिस्टम, ताकि वहां भी उन्हें जवाब, भाई ये संधि है, ये समझौते हैं, हर चीज वो पेपर पे करते थे। इसी में लिखो, लिखो मुगल बादशाह से अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्राप्त किए। दीवानी, ठीक है। दो शब्द आपको किताबों में दिखेंगे, दीवानी। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार, ठीक है। दीवानी का मतलब होता है राजस्व वसूलने का अधिकार। और भी होता है, जो गैर क्रिमिनल मैटर होते हैं उसको भी हम दीवानी कहते हैं, जो नॉन क्रिमिनल मैटर होते हैं उसे भी हम दीवानी कहते हैं, ठीक है। अब बंगाल, बिहार, उड़ीसा का अधिकार अंग्रेज चाहते तो बंगाल से ले लेते, भाई बंगाल को भी तो हराया था, बंगाल के नवाब से लिखवा लेते कि भाई ये मेरा हुआ। बट एक ऊपर जा करके कि कभी कोई उसके अधिकार को चुनौती ना दे, क्योंकि एक्चुअल पावर तो मुगलों का था, जो सिस्टम था पूरा, जो बना हुआ सिस्टम था। तो बस अंग्रेजों ने अपने महत्व को बनाए रखने के लिए शासक को बनाए रखा और उससे अधिकार ले लिए। अब पूरे बंगाल, बिहार, उड़ीसा के रेवेन्यू जो है अंग्रेजों के पास आ गया। 57 में 24 परगना का जो है रेवेन्यू आया था। 1760 में वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव का रेवेन्यू आया था उसके पास। और अब 1765 में बंगाल, बिहार और उड़ीसा का कंप्लीट रेवेन्यू उसके पास आ गया। तो धीरे धीरे उनके रेवेन्यू का दायरा भी बढ़ता जा रहा है, और वो डायरेक्ट कंट्रोल अभी नहीं कर रहे हैं। एक हो गया। अब लिखो अवध से इलाहाबाद की संधि, अवध से इलाहाबाद की संधि। इसके बारे में लिखो, अवध से 50 लाख रुपए हर्जाने के रूप में ली गई। 50 लाख रुपए राशि हर्जाने के रूप में ली गई। तथा कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र भी, कड़ा एवं इलाहाबाद का क्षेत्र भी। यूपी का ही इलाका था तो उससे ले लिया गया था, मुगल बादशाह को दिया गया था। अगला लिखो इसी में, अवध की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों की। अवध की सुरक्षा की जिम्मेवारी अंग्रेजों की। और इस खर्च की अदायगी अवध को करनी थी। इस खर्च की अदायगी, पेमेंट, जो भी खर्च आएगा सुरक्षा में, तो अंग्रेजों ने एक काम ये भी किया कि अवध पे जो भी सुरक्षा पे खर्च आएगा उसकी अदायगी, पेमेंट अवध को करनी, ठीक है। तो दूसरा काम, अभी मैं सारे रिलेशन में समझा रहा हूँ कि ऐसा अंग्रेजों ने क्यों किया। एक और पॉइंट लिखें, कंपनी के कर्मचारियों को कंपनी के कर्मचारियों को अवध में व्यापारिक सुविधाएं दी गई।
ठीक है। तो और संधि में कभी कभी ऐसा हो सकता है कि नए नए पॉइंट्स आपको किताब में मिल सकते हैं, उसमें बहुत सारे बात होते हैं। मैं महत्वपूर्ण चीज़ों को निकालता हूँ, आपको बताता हूँ। इसका हम मेंस में भी कहीं यूज कर सकते हैं, प्रीलिम्स में भी यूज हो सकता है। तो दो संधियाँ हो गई यहाँ पे। तो अब अंग्रेजों ने अवध पे डायरेक्ट शासन नहीं किया, बस अवध की सुरक्षा अपने पास रख ली। अंग्रेजों का जो मेन गोल था वो ये था कि कुछ भी हो जाए, मराठों से या फिर हैदर से या फिर अहमद शाह अब्दाली से। हैदर तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं था। मराठों या अब्दालों से जो है बंगाल को सुरक्षित करना मेन मोटिव उनका था, क्योंकि वो मानते थे कि भारत पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए बंगाल पर नियंत्रण होना जरूरी है। तो अवध को उन्होंने बफर स्टेट के रूप में यूज किया। बफर कहने का मतलब होता है कि दो शक्तिशाली राज्यों के बीच एक छोटा तटस्थ राज्य। तटस्थ तो नहीं था अवध, क्योंकि अंग्रेजों के अधीन था ये, फिर भी एक बीच वाले राज्य के तौर पे कल मराठों का आक्रमण होगा तो इधर ही निपटा लेंगे उसको, ताकि इधर बिना किसी बाधा का रेवेन्यू अंग्रेजों को मिलता रहे। अब्दाली हुआ तो उससे भी निपट लेंगे। तो दूसरा कि अवध की सुरक्षा अंग्रेजों के द्वारा की जा रही है, ठीक है, बट सारा खर्च अवध उठाएगा। भाई हारी हुई सकती है तो विरोध तो कर नहीं सकती है, बात तो माननी पड़ेगी आपको। अब क्या होगा कि अवध और बंगाल के पैसे पे एक बड़ी सेना अंग्रेजों के द्वारा तैयार कर ली जाएगी। और सैनिक में भी कहाँ के लोग होंगे? यूपी, बिहार और बंगाल के लोग मैक्सिमम होंगे, क्योंकि पहले से इस क्षेत्र को जीता गया है। तो पैसा भी यहीं का, लोग भी यहीं के, और इसको लेकर के धीरे धीरे दूसरे क्षेत्रों में अंग्रेजों के द्वारा अभियान। और अवध को तब तक अप्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा जाएगा जब तक अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को नहीं जीत लेंगे। जब अंग्रेज पूरे हिंदुस्तान को जीत लेंगे तब उनके द्वारा फाइनली 1856 में कोई बहाना नहीं मिलेगा। तो डलहौजी का कार्यकाल होगा, तो वो बोलेगा कि शासन के नाम पे अवध का विलय। तो लगभग 90 वर्ष तक अवध को वो बफर स्टेट के तौर पे यूज करेंगे। जब दक्षिण पश्चिम उत्तर पश्चिम पूरा जीत लेंगे तो कोई बहाना नहीं मिलेगा, तो अवध का विलय करें। तो इससे यहाँ के लोगों में नाराजगी बहुत ज़्यादा होगी और 57 के विद्रोह का ये सबसे बड़ा केंद्र बनेगा, जो अवध का इलाका है, ठीक है। तो अवध को बफर स्टेट के तौर पे मैं आगे आपको बताऊंगा कि एक पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस है, घेरे की नीति है। मैं इसका जिक्र करूंगा कि भारतीय राज्यों और ब्रिटिश कंपनी या सरकार के बीच एक रिलेशन के अलग अलग स्टेज हैं। समानता का स्टेज है, रिंग फेंस का स्टेज है, सबऑर्डिनेट आइसोलेशन का स्टेज है, सबऑर्डिनेट यूनियन का स्टेज है, इंटीग्रेशन का स्टेज है। मतलब अभी आगे चर्चा होगी, उन सब में भी इन सब बिंदुओं का जिक्र होता है जब हम पढ़ते हैं। वो दूसरे तरीके से कॉन्टेक्स्ट होता है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा। थोड़ा सा जो स्लाइटेड टेक्निक है वो बहुत जटिल तो नहीं है इतिहास में कुछ भी। इतिहास में जटिल तो कुछ भी नहीं है, सिंपल सिंपल ही कहानियाँ ही हैं। पढ़ना है ये तो कहीं भी पढ़ना है ना। तो डिफरेंट स्टेज में वल्लभ भाई पटेल तक कैसे उन्होंने इंटीग्रेट किया था 562 रियासतों को, उसमें भी जिक्र करेंगे हम पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस का, तो मैं बताऊंगा उसके बारे में भी, ठीक है। तो ये दूसरी संधि हो गई। और अवध को बचा कर रखेंगे वो जब तक पूरे हिंदुस्तान को ना जीत लें, ठीक है। अब लिखो बंगाल के नवाब से संधि, बंगाल के नवाब से संधि, लिखो बंगाल में सैनिकों की संख्या में कटौती की गई तथा बंगाल का प्रशासन नायब सूबेदार की सलाह से संचालित होगा। नायब सूबेदार की सलाह से संचालित होगा और इसकी नियुक्ति अंग्रेजों के द्वारा की जाएगी। तो देखो प्रशासन का दो पक्ष होता था मुगलों के समय में, एक दीवानी और एक निजामत। दीवानी का मतलब होता था कंप्लीट रेवेन्यू, निजामत का मतलब हो गया रेस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जो शेष प्रशासन है। तो दीवानी तो इसने ले ली अपने हाथ में, तो दीवानी तो मैं अब देखूंगा।
बाकी प्रशासन बंगाल के नवाब ही देखेंगे, बट अंग्रेजों ने क्लॉज लगा दिया कि भाई तुम जो भी करोगे तुम्हारा एक ड्यूपिटी होगा, नायब होगा। नायब का मतलब होता है डिप्टी, ठीक है। उसको हम नियुक्त करेंगे और उसके एडवाइस पे तुम ये काम करोगे। यानी कुल मिलाकर अंग्रेजों ने बंगाल को अपने हाथ में ले लिया, बस डायरेक्ट कंट्रोल करने से बच रहे हैं। 5-6 वर्षों के बाद भी वो डायरेक्ट कंट्रोल कर लेंगे, बस परिस्थितियों को वो देख रहेंगे भाई कैसे करना है नहीं करना है। तो ये संधियां हुई, ठीक है। अब एक शीर्षक दो आप लिखो, बक्सर युद्ध का परिणाम।